सभी दोस्तों से नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? भगवान करें आप लोग अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें अपनी। ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं कि ये मेरा पहला क्लास है और मैं ये एक प्रयास कर रहा हूँ और मेरे तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप लोग को ये प्रयास अच्छा लगे। ठीक है? और इसी के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं कि अपने जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूपीएससी, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी पीसीएस, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जितने भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरओ एआरओ, ठीक है, और वनडे एग्जाम, यानी जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, अ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी एग्जामों को कवर करते हुए हम एक सीरीज ला रहे हैं और वो सीरीज ये है कि हम क्या करेंगे, 1000 प्रश्नों की जो है हम क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास करेंगे। और ये मैराथन क्लास वो वाला मैराथन क्लास नहीं है जो एक बार शुरू कर रहे हैं तो लगातार चलता रहेगा। ये क्लास ऐसा है, ये ऐसा है कि जो है एक दिन में खत्म वाली क्लास नहीं है। हम लोग डेली जो है 10 प्रश्न ऐसे लाएंगे और ये 10 प्रश्न हम इसलिए ऐसे ला रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि ये बोझ ना लगे पढ़ने के दौरान या देखने के दौरान। खा रहे हैं, घूम रहे हैं या कहीं बैठे हैं, तो आप चला लिए और अपना 10 क्वेश्चन जो है, कुछ अच्छी चीजें मिल गई जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो कुछ अलग चीजें देखने से अच्छा है कि हम कुछ नॉलेज वाली चीजें देखेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम क्या करते हैं कि हम जो है पॉलिटी से अगर बात करें कि जितने भी पॉलिटी से टॉपिक हैं, चाहे उस पॉलिटी के टॉपिक में हम बात करें, भारतीय संविधान की विकास यात्रा की हम बात करते हैं, ठीक है? शुरुआत हम वहीं से करते हैं संविधान के विकास की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण में इसकी प्रमुख विशेषता हो गया। संविधान का जो है संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि संविधान की प्रस्तावना हो गई, संविधान की प्रस्तावना हो गई, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना के बाद अगर हम देखें तो भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसी तरीके से नागरिकता, ठीक, नागरिकता, नागरिकता के बाद हम देखेंगे मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार के बाद हम देखेंगे अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात करेंगे। फिर जो है मूल कर्तव्य की बात करेंगे। मूल कर्तव्य जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो संघ की कार्यपालिका देखेंगे और फिर राज्य की कार्यपालिका देखेंगे। संघ की कार्यपालिका की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद जो है हम देखेंगे कि जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। उसके बाद उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी होती है। अगर हम बात करें संघ की कार्यपालिका में, तो संघ की कार्यपालिका में हमारे जो लोग आते हैं उनकी हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर ले रहे हैं। संघ की कार्यपालिका में आते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के बाद हम लोग उपराष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद हम प्रधानमंत्री को देखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे और प्रधानमंत्री के बाद जो है हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद को भी देखेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद को देखेंगे, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है। उसके बाद जो है भारत का जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये संघ की कार्यपालिका है। इसी तरीके से राज्य की भी कार्यपालिका है, जिसमें जो है राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री परिषद है, महाधिवक्ता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे उसमें न्यायपालिका हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि हमारे पास 1000 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस कर लिया है। और बकायदा मैं यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा और आगे बढ़ गया। बकायदा एक एक इसमें जो भी अधिनियम गए हैं उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, हम एक टाइम लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि 10 प्रश्न हो, लेकिन इससे कम से कम 40 क्वेश्चन जो है हमारे सही हो जाएं। इस तरीके का जो है हम पढ़ाई करेंगे। फिर अगला इसमें अगर हम देखेंगे तो वो आएगा हमारा विधायिका हो जाएगा, ठीक है। विधायिका के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि संघीय विधायिका क्या है, ठीक है। संसद के सत्र कैसे चलते हैं, सत्र आहूत करना, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, ठीक है।
सत्रावसान हो गया, स्थगन हो गया, विघटन हो गया। संसद की कार्यवाही हम लोग देखेंगे कि उसमें शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, प्रस्ताव संकल्प कैसे होते हैं। फिर कुछ संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ संसदीय समितियां होती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, ठीक है। इस तरीके की समितियों के भी जितने भी प्रश्न बने हैं वो लोग हम देखेंगे। अगला टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन इसमें से जरूर बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, किस तरीके के जो है दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा क्या है। ये दिल्ली के लिए जो प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है वो किस तरीके से काम करते हैं, उससे भी जितने भी प्रश्न बने हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध की बात करती है, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दर्जा दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में 370 के निरसन की वर्तमान प्रक्रिया क्या रही है, इससे संबंधित क्या प्रश्न बने हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या प्रश्न रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 20 इस उपबंध में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक हो गया, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा। ये सब ऐसे राज्य हैं जो एक तरीके से विषय उपबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे भी जितने भी प्रश्न बने हैं ना, वो हम सब लोग प्रश्न देखेंगे। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कम से कम 1000 होगी। और 1000 प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न जो हैं, इसमें मैं जितने भी प्रश्न लिया हूँ, वो कभी कभी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और मैं ये कोशिश किया हूँ कि जो भी एग्जाम आए हुए हैं वो एक तरीके से नए एग्जाम है, जो अभी हालिया में एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों के प्रश्नों को हमने लिया है। बहुत पुराने प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है। तो एक हमारा चूंकि इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं डिस्कशन करना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुछ भाषाई उपबंध हैं उनके बारे में देखेंगे। आपातकाल में जैसे 352, 356, 360 से क्वेश्चन जो बने हैं उनको हम देखेंगे। स्थानीय स्वशासन से देखेंगे, और इसके बाद जो है आयोग हो गया, संविधान की जो भी परिषद है, अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, कैसे काम करती हैं। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, परिसीमन आयोग की अगर हम बात कर लें, तो कुछ सांविधिक निकाय हैं और कुछ संवैधानिक निकाय हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनसे, उन प्रश्नों को हम देखेंगे, और उस पे हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे कि और उससे क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो एक तरीके से मैंने जो बात किया है आपसे, ये सभी टॉपिक पे हम क्वेश्चन आके लेकर आने वाले हैं। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि मैंने 1000 की बात किया है, तो 1000 क्वेश्चन जो है हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को मेरा ये प्रयास कैसा रहा, ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम तो अपनी तरफ से एक शुरुआत किए हैं, बाकी आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसका क्या फीडबैक देते हैं। मैं अपनी तरफ से जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन ये है कि हम अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक मैंने लिया है, ये संवैधानिक विकास से मैंने टॉपिक लिया है। तो अभी तक संवैधानिक विकास से जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम में आए हों, ठीक है, या वो यूपीपीसीएस के एग्जाम में आए हों, या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आए हों, तो ऐसे प्रश्नों को ही हम लिए हुए हैं, ठीक है। और साथ-साथ में हमने कोशिश भी किया है कि अगर एसएससी के भी कुछ प्रश्न आए, तो मैंने एसएससी के भी ज़्यादातर एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 1-2 की मैं बात नहीं करूँगा। एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने सभी प्रश्नों को लिया है इसमें, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं क्या करते हैं, ये हमको बताएँगे कि हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, और एसएससी के जो एग्जाम है, इनमें क्या अंतर है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ठीक है, हम लोग सेशन अपना शुरू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया है? तो ये प्रश्न जब हम पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न हमको भले ही थोड़ा-सा लगे कि नहीं कठिन है, लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएगा। अगर इसमें देखिए कुछ की वर्ड होते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे कह रहा है कि पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। अगर इतनी भी बात अगर आप जानते हो, तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो है गवर्नर की जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जो है, इसमें गैरकारी सदस्यों का जो है सम्मेलन किया गया था, सॉरी सम्मेलन कह रहे हैं, समावेशन किया गया था, या उनको शामिल किया गया था, तो वो किस अधिनियम के तहत सबसे पहले किया गया था?
ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये कैसा शुरुआत रहा है। हम तो शुरू कर रहे हैं, बाकी आप लोग जैसा होगा बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसका उत्तर जो है बी है, ठीक है। तो ये 1861 के अधिनियम है। अब हम क्या करेंगे कि 1861 के अधिनियम में जो भी दो चार प्रावधान किए गए हैं उनको भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे, ताकि हमारा क्या हो कि साथ साथ में कुछ और भी पॉइंट जो है हमारे तैयार हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस अधिनियम जो 1861 का जो है भारत का संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में इसको जाना जाता है। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो इसके द्वारा क्या की गई थी? मैं यहाँ पे लिखते ही चलता हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ा नोट डाउन करने में आसानी हो। भारत सरकार की क्या किया गया था? भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी, ठीक है। एक तो व्यवस्था ये की गई थी। और इस अधिनियम के जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं, तो उन प्रावधानों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि वो प्रावधान कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो वो प्रावधान जो जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या-क्या प्रावधान है, ठीक है। तो उन प्रावधानों में अगर सबसे पहला प्रावधान ये देखा जाए कि पहला प्रावधान यही किया गया था कि जो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या थी ना, 4 से बढ़ाकर उसको 5 कर दिया गया था। यानी कार्यकारी परिषद की संख्या को क्या किया गया था? 4 से बढ़ा के 5 कर दिया गया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कार्यकारी सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रावधान क्या किया गया था कि इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे। अब ये जो 5 सदस्य होते थे ना, इन 5 सदस्यों में जो है जो 3 सदस्य होते थे, ठीक है। जो 3 सदस्य होते थे, वो कहाँ से होते थे? ये जो 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों में से जो है 3 सदस्य जो थे, वो जो है प्रशासनिक सेवा से थे, प्रशासनिक सेवा के थे, ठीक है। और बाकी जो है जो सदस्य होते थे, जो बाकी के इसके जो ये प्रशासनिक सदस्य होते थे, एक इसमें एक बात और ये कही गई है, ये जो सदस्य होते थे इनको कम से कम भारत में रहने का एक कंडीशन था। इसमें कम से कम भारत में रहने का 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? इनके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 2 सदस्य शेष बच गए थे, इसमें से जो 2 सदस्य थे, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कम से कम उनको 5 वर्ष की विधि संबंधी अनुभव क्या होना चाहिए? होना चाहिए। यानी वो विधि से संबंधित क्या हो, उनके पास जानकारी हो। तो ऐसे जो है सदस्यों को कार्यकारी सदस्यों की संख्या में रखा गया था, ठीक है। इसमें अगला प्रावधान ये किया गया था कि वायसराय की जो विधान परिषद में में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। मैं थोड़ा-सा लिखते चलूँगा ताकि आपको भी साथ-साथ में ये लगे कि मैं सिर्फ़ बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो। कि जैसे सबसे पहले क्या किया गया था कि जो वायसराय की वायसराय की परिषद में जो उनकी विधान परिषद थे, उसमें न्यूनतम 6 और मैक्सिमम जो है सॉरी यहाँ पे मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 अतिरिक्त 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इनमें कम से कम आधे सदस्यों को जो है गैर सरकारी होना था। यानी ये जो सदस्य निर्धारित किए गए थे, इसमें ये बताया गया था कि जो मिनिमम अगर 6 हैं, तो कम से कम आधे यानी मतलब 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो गैर सरकारी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गैर सरकारी होने चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम 12 लेते हैं तो कम से कम 6 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो गैर सरकारी होने चाहिए। इसी तरीके से जो है 1862 में इसी प्रावधान के तहत 1862 में क्या किया गया? लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 3 भारतीयों को 1862 के अधिनियम सॉरी
1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में क्या किया लॉर्ड कैनिंग ने, क्या किया लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, तीन भारतीयों को तीन भारतीयों को वो कौन कौन से भारतीय थे, तो अगर हम उनका नाम लिखें तो वो कौन कौन थे, हम बोलते भी चलते हैं। वो सबसे पहले बनारस के राजा थे, ठीक है, और दूसरा पटियाला के महाराजा थे, और तीसरा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा था कि जो वायसराय की विधान परिषद में कम से कम 6 सदस्य रहेंगे और अधिकतम कितने 12 सदस्य रहेंगे। तो इसमें क्या किया गया था कि 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। उन 3 सदस्यों में जो पहले थे उनका नाम था, बनारस के राजा थे वो, बनारस के राजा बनारस के राजा, और दूसरा जो था वो पटियाला के महाराजा थे, पटियाला के महाराजा थे, ठीक है। और तीसरी जो थे इसमें वो थे हमारे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। तो ये 3 व्यक्तियों को क्या किया गया था, वायसराय के विधान परिषद में इनको जो है मनोनीत किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने इनको जो है 3 भारतीयों को मनोनीत किया था। अब वायसराय की विधानसभा में भारतीयों के नाम जो है निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वो किसको थी, वायसराय को थी। यानी वायसराय के पास ही हो सकती थी जो विधानसभा में ऐसे नामों का जो है मनोनीत कर सकता है या नाम निर्दिष्ट कर सकता है, मतलब वो बता सकता है कि इन लोगों को जो है आगे जो है कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जा सकता है। एक पॉइंट इसमें और ये ध्यान देने वाली है कि 1861 के अधिनियम में भी क्या किया गया था कि लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार जो है पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। यानी इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने ही क्या किया था कि पोर्टफोलियो, अगर मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो उसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो, सॉरी ये ओ रहेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसको शुरुआत करने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये जो है 1861 के अधिनियम के तहत ये सब प्रावधान किए गए थे। और इन सब के अलावा 1861 के अधिनियम में एक प्रावधान और किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है कानून बनाने की जो शक्ति ले ली गई थी उसको जो है वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 1861 से जुड़े जितनी भी बातें थी मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। अब मोटी-मोटा जितने भी अधिनियम इसमें बच जा रहा है, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम 1-2 प्रश्न उनसे भी ले लेंगे कि जैसे बनने वाले होंगे, तो हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है। अब हम इसमें जो पहला है, वो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार 1900 अधिनियम को जो है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको मांटेगी चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला प्रावधान ये किया गया था, जो केंद्र होगा, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो केंद्र होगा, इस केंद्र में द्विसदनीय द्विस द्वि सॉरी द्विसदनीय द्विसदनी जो है, द्विसदनी के विधायिका की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जिसमें प्रथम को जो है परिषद कहा जाएगा, राज्य परिषद कहा जाएगा, और जिसमें प्रथम को क्या कहा जाएगा, राज्य परिषद कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरे को क्या कहा जाएगा, दूसरे को कहा जाएगा केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो पहले को राज्य परिषद और दूसरे को केंद्रीय विधान सभा कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें जो है 1919 के अधिनियम में कही गई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात की गई थी, वो ये थी कि इस बार का 2022 के यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या किया गया था कि जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। यानी जो प्रांतीय विषय थे, अब वो प्रांतीय विषय कौन कौन थे, तो हम देखेंगे कि वो प्रांतीय विषयों में क्या क्या थे।
तो एक तो था पहला, अगर हम कहेंगे तो वो था हस्तांतरित विषय कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है। और दूसरा जो था वो था हमारा क्या? दूसरे विषय को आरक्षित विषय कहा गया था। ठीक है, आरक्षित विषय। तो अब हम देखेंगे कि हस्तांतरित में क्या क्या आते हैं, शामिल हैं। तो हस्तांतरित विषयों में किनको किनको शामिल किया गया था, तो ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि इस बार के भी क्वेश्चन में यही पूछा था। तो इसमें सबसे पहला जो अगर हम कहेंगे तो वो कहेंगे कि हम यहाँ पे रखा गया था स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्वशासन। ठीक है। इसके अलावा इसमें रखा गया था शिक्षा, शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बात किया गया था? चिकित्सीय सहायता की बात की गई थी। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। चिकित्सीय सहायता की बात की गई थी। इसके अलावा उद्योग की बात की गई थी, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, इन सब चीजों की बात की गई थी। इसके अलावा आरक्षित विषय जो थे, इनमें क्या क्या मुख्य थी? तो इनमें सबसे पहले जो है अगर हम बात करेंगे तो वो रक्षा था। रक्षा के अलावा विदेश मामले थे। ठीक है, विदेशी मामले थे एक तरीके से। वित्त था, वित्त की बात इसी में थी, आरक्षित में ही की गई थी। घूम की भी बात इसी में की गई थी, आरक्षित विषयों में ही। ठीक है, अकाल की बात जो है इसी में की गई थी। अगर अकाल के दौरान जो सहायता दी जाती है वो आरक्षित विषयों के अंतर्गत ही दी जाएगी। ठीक है, न्याय की बात इसी में की गई थी। तो इसमें क्या क्या बात की गई थी, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। न्याय की बात की गई थी। ठीक है, पुलिस की बात की गई थी, पेंशन की बात की गई थी। ठीक है, सिंचाई की बात की गई थी, जलमार्ग, कारखाना, बिजली। ठीक है, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि। इसमें बहुत सारी चीजों की बात की गई थी। तो एक बार आप क्या करिएगा, आपके पास अगर कोई भी बुक होगा तो उसका रेफरेंस जरूर देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये सारी थोड़ी सी जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। इसी तरीके से जो 1919 1909 का अधिनियम है, उसमें भी कई सारी चीजें बताई गई हैं। अगर उसमें हम देखें तो 1900 अधिनियम में ये पहली बार बताया गया कि जो है 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही क्या किया गया था कि जो है गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई थी। किसमें? प्रांतीय विधान परिषदों में। तो 1919 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया गया था? प्रांतीय, प्रांतीय विधान परिषदों में, विधान परिषदों में क्या किया था? गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वो 1919 के अधिनियम के ही जो है समय की बात है ये, उसमें जब वो कार्यकारिणी सदस्यों में वो शामिल हुए थे। तो इसी तरीके से इसमें और भी क्या बात की गई थी, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है कहा गया था कि किसी जाति, वर्ग, धर्म या आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। ये लाइन इसमें कही गई थी। यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है बात किसमें कही गई थी? वो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में कही गई थी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें, पृथक निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली इसी में अपनाई गई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन हमने क्या किया कि जितने भी थे इसमें, अब इसमें जैसे 1858 की अगर हम बात करेंगे तो 1858 में चर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, फिर हमारा और क्वेश्चन जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 1858 की अगर बात करते हैं तो हम इसमें भी एक दो पॉइंट आपको बता देते हैं कि 1800 जो 58 का अधिनियम था, इसमें सबसे पहले क्या किया गया था कि जो बीओडी थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो सीओडी थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी हम लोग जो है देखेंगे कि और इस अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत ही जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय पद का नाम दिया गया था। वायसराय पद का नाम दिया गया था, यानी इसको वायसराय तब से कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है इसमें।
बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम टाइम इस पे थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो गया। तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी अधिनियम थे उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनके बारे में हमने यहाँ पे हल कर लिया। अब हम लोग को आगे थोड़ा सा टाइम कम भी लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने 4 अधिनियम के बारे में तो देख ही लिया। तो हम इसी तरीके से अगला जो अधिनियम की बात कर रहा है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन जो है आरंभ किया था। तो सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया था, तो वो किया गया था आपका 1919 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से किया गया था? 1919 के अधिनियम के माध्यम से। इसी में जो है ये बातें कही गई थी कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन आरंभ किया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम में एक पॉइंट और कहा गया था कि जैसे हम लोग लिख लेते हैं उसको, वो ये कहा गया था कि पहली बार जो है पहली बार इस अधिनियम में बात की गई थी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। यानी जो केंद्रीय बजट थी, ठीक है, केंद्रीय बजट और राज्य बजट, इनको दोनों को क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, वो 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। ठीक है। इसी में अगर हम कहें तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन ही किया था कि जो प्रांतीय विषयों के जो भाग थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था। यानी प्रांतीय विषयों के जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रांतीय विषय जो थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित में और एक हस्तांतरित में। ठीक है। आरक्षित में मैंने बताया कि जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, वित्त हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई। उसी तरीके से अगर हम हस्तांतरित की बात करेंगे तो हस्तांतरित में जैसे शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, चिकित्सा की बात हो गई, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, उद्योग हो गया, मनोरंजन एवं नियंत्रण हो गए। तो ये सब चीजें हमारे क्या आ रही हैं, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें आ रही थी। इसी तरीके से 1935 का जो अधिनियम है, तो 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया था, इसी अधिनियम के तहत पहली बार जो है संघीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघीय प्रणाली की संघीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है। ये ऐसा अधिनियम था जिसमें सबसे पहली बार ये कहा गया था कि सॉरी, ये संघीय प्रणाली की नींव रखने का जो है कार्य इसी अधिनियम के तहत किया गया था। अब ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें, इनमें दो इकाइयां थी संघ में। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक पहला था इसमें आपका ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और दूसरा क्या था इसमें, देशी रियासत। यानी सबसे पहले इनको क्या किया गया था, इसमें अगर हम बात करें तो एक था जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, और एक दूसरा जो था वो देशी रियासत है। ठीक है। इसी तरीके से 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या क्या है इसमें। जैसे 1935 के जो अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, 1937 में किया गया था, लेकिन वो अधिनियम क्या था, 1935 ही था। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। आपको पता होगा कि जो वर्मा है, जो वर्मा जो था पहले, आज वो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भी भारत से अलग कर दिया गया था। वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम को, यानी बर्मा को क्या किया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो दलित जातियां थी, ठीक है, जैसे दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर, इन सब के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी वो 1935 अधिनियम के माध्यम से ही की गई थी। ठीक है। संघ लोक सेवा की स्थापना भी क्या की गई थी, यानी यूपीएससी की भी स्थापना क्या की थी, 1900 क्या नाम है, 1935 अधिनियम के तहत ही की गई थी। ठीक। तो ये कुछ बातें हैं इसमें जो हम लोग को जानना चाहिए था। एक इसमें और भी सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा गया था जिसको हम लोग छोड़ रहे थे, वो ये था कि केंद्र में केंद्र में क्या किया गया था,
द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में क्या किया गया था? द्वैध शासन की द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो वो 1935 के अधिनियम है। 1919 के अधिनियम को हमने देख लिया कि 1919 का जो अधिनियम है वो प्रांतों में द्वैध शासन के लिए आरंभ किया गया था, और जो इनके विषय थे उनको दो आरक्षित हस्तांतरी में से डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। इसी तरीके से जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, वो 1919 के अधिनियम के तहत ही। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1919 का अधिनियम के बारे में मैंने बताया ही था। सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वो 1909 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। ठीक है। और एक बात और मैंने बताया था कि जो 1919 का अधिनियम है, उसमें क्या किया गया था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थे, उन प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना है 1919 के अधिनियम में, कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, ठीक है, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है नियुक्त किया गया था। और याद रखने वाली बात है कि इनको नियुक्त नहीं किया गया था, ये सिर्फ पहले ऐसे सॉरी, नियुक्त नियुक्त तो किया गया था, लेकिन ये प्रथम भारतीय ऐसे थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है इनको इनकी नियुक्ति की गई थी। और ये नियुक्ति किसके रूप में की गई थी? तो ये याद रखने वाली बात है कि इनकी नियुक्ति किस में की गई थी? विधि सदस्य के रूप में की गई थी। यानी ये क्या थे? विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। इसी तरीके से हम लोग 1947 का अधिनियम जानते हैं कि इसके तहत जो है भारत को स्वतंत्रता मिली, और पूरे भारत को जो है दो डोमिनियन स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। इसी तरीके से अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में से किस विधानमंडल ने, लिख रहा है कि किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको याद रखना है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी, तो उस टाइम पे जो भी कानून या जो कुछ भी बनाए जाते थे अधिनियम, वो यहाँ भारतीय संसद में नहीं बनाए जाते थे, वो कहाँ बनाए जाते थे? ब्रिटिश संसद में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? अब संवैधानिक निरंकुशता का क्या मतलब है? अब यहाँ निरंकुशता का मतलब ये है कि निरंकुशता ये कहते हैं कि जब अगर किसी राज्य में कोई राजा है और उसने कोई शासन बना दिया, कोई रूल बना दिया, तो पूरी जनता उसी को फॉलो फॉलो करती है। अब वो चाहे जनता के हित के लिए हो या उनके गलत के लिए हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस तरीके की जो सरकार होती है उसको निरंकुश सरकार बोलते हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं वो संविधान के क्या है? अनुरूप नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कौन से प्रावधान है जो संविधान के एक तरीके से कह लिया जाए कि संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो नियम हैं, संविधान के अनुसार जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए, उस तरीके की नहीं थी। ये कौन सा सिद्धांत है और किस अधिनियम के तहत इस तरह का जो है प्रवृत्त किया गया था? तो हम पाएंगे कि ऐसे अधिनियम जो थे वो जो है 1935 का अधिनियम है। ठीक है। ये याद रखिएगा। ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है, इसको हम कहते हैं कि ये संवैधानिक निरंकुशता का क्या है? सिद्धांत है। लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे ये कुछ समझ में नहीं आया इसको। तो हम एक बस आपको यहाँ पे बात कहेंगे, और आपको वो बात शायद समझ में आ जाएगी। इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत ही मैंने बात किया कि जो दलित थे, ठीक है, जो मजदूर थे, ठीक, जो दलित थे, जो मजदूर थे, और जो महिलाएं थी, इनको भी क्या किया गया था? अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये कहीं न कहीं क्या है? संवैधानिक मूल्यों के एक तरीके से जो है निरंकुशता के सिद्धांत को जो है बताता है। ठीक है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने
चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आप जानते होंगे कि कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन को गलत करने की संभावना जो है ना बहुत कम होती है। लेकिन जो बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं ना उनका सिलेक्शन वहीं से क्या होता है, कट जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा ना वो ये होगा। और 1813 के अधिनियम के तहत ये कह दिया गया था कि चाय और चीनी ये दोनों चीज छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सभी व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया, कंपनी के भारत के साथ जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उनको सबको समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि 1 लाख रुपए का प्रावधान किया शिक्षा पे खर्च करने के लिए। एक प्रावधान और किया गया था कि जो ईसाई मिशनरी थी ना उनको छूट दे दिया गया था। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है वो चीजें भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसमें क्या किया गया था कि अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे। ठीक है। लेकिन विधि के परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। तो 1833 के अधिनियम के तहत ही आप लॉर्ड मैकाले का नाम सुने हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम सुने हैं। और इनको विधि सदस्य के रूप में क्या किया गया था, शामिल कर दिया गया था। विधि सदस्य के रूप में इनको क्या किया गया था, शामिल कर दिया गया। कहाँ? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है। अब एक विधि आयोग बनाया गया था और उस विधि आयोग की जो है अध्यक्षता किसको सौंप दी गई थी, लॉर्ड मैकाले को सौंप दी गई थी। ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं। आपको एक बात और याद रखना है कि 1833 के अधिनियम के तहत ही जो है क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, इसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। 1853 के अधिनियम में क्या कहा गया था, ये भी चीजें आपको क्या है थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कि 1853 के अधिनियम में क्या गया था। तो इसमें सबसे पहली बार जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया था। ठीक है। प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, विधायी कार्यों से अलग कर दिया गया। इनमें जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए सदस्यों की संख्या जो है 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया था। अर्थात परिषद की सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई थी। और ये कुल संख्या बढ़ के 6 से कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। ये याद रखना है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखने हैं, छठवां क्या कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं। तो याद रखिएगा ये प्रश्न का उत्तर जो है गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल को ही दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो संघ सूची के विषय थे, जो राज्य सूची के विषय थे, तो ये जो है दोनों तो बढ़ जाते थे, लेकिन जो तीसरा बच जाता था, वो उसको हम बोलते थे अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है? अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ जाती थी? गवर्नर जनरल के पास रहती थी, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला, ठीक है, कि कौन इसमें जो है ऐसा था जो सदस्य नहीं था। तो आप जानते होंगे कि पैथिक लॉरेंस थे ही, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ही और एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो विलियम वुड ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा, सी, 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि जब आप उद्देशिका पढ़ोगे ना, तो उद्देशिका पढ़ते पढ़ते जब आओगे, आप लास्ट में देखोगे कि क्या लिखा है कि उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान को जो है 26 जो है नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया है। ठीक है। और उसमें और भी दो चार बातें कही गई हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे उद्देशिका में जो है कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है,
ठीक है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये आपको मतलब देखना है, याद करना है, लिखना है, कि खोजना है आपको। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है और कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आते भी हैं एग्ज़ाम में, आप इनको खोजिएगा, ठीक है? बाकी आप कमेंट में उत्तर लिख के बताइएगा कि क्या होगा। भारत का संघीय न्यायालय नि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लोग गलत करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही देखेंगे संघीय न्यायालय तुरंत मारेंगे क्या 1935, और जैसे ही 1935 मारेंगे वैसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने जब संघीय न्यायालय की में अभी जब 1935 के अधिनियम के बारे में मैं बता रहा था, तभी मैंने बोला था कि 1935 का अधिनियम था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 में की गई थी। ये भी चीजें क्या करना है हमको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं था। तो इसमें कौन है जो मुख्य विशेषता नहीं थी? तो पहला हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय जो है प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। तो ये चीजें क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 1935 की जो मुख्य विशेषताओं में क्या है जो शामिल नहीं था, ये याद रखना है क्या शामिल नहीं था। तो हम क्या देखेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पे ये चीजें कही गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात की भी बात की गई थी, ठीक है। और प्रांतीय स्तर पे द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसमें से जो ऑप्शन बच गया वो ऑप्शन कौन सा है बताइए? वो ऑप्शन कौन सा है? बी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हम 10 क्वेश्चन ही अभी हम डिस्कशन किए हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि संवैधानिक विकास से जितने भी प्रश्न आए हैं, जब हम सबका डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको क्या देखेंगे कि बार-बार कभी 1935, कभी 1919, कभी 1909, कभी 1961, 1861, कभी 1892, कभी 1858, कभी 1833, कभी 1813। ये अधिनियम बार-बार घुमा-फिरा के क्वेश्चन क्या करते हैं? बनते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आप कई बार हल कर लेंगे, इसके क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या होगा अपने आप आपका सही होता चला जाएगा। अब इसमें और कुछ तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम लोग अगला सेशन 10 क्वेश्चन लेकर आएँगे, तब हम लोग जो है इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रुकते हैं और समाप्त करते हैं। तो आज के लिए आप लोग बाय-बाय सबको, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।